हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज का जो जैसा कि मैंने कल कहा था कि जो सैटरडे है वो रिवीजन डे होगा। आज हम लोग कोई भी नया टॉपिक नहीं डालेंगे। आज जो भी प्रीवियस 5 डेज में हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसे हम लोग आज क्विक रिवीजन करके देखेंगे कि क्या क्या है और क्या इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और आज का जो वीडियो है वो तभी इफ़ेक्टिव होगा, चाहे हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, जब आप लोग प्रीवियस 5 जो वीडियोस हैं वो अगर आप देखते हो तो। क्योंकि उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक है जिसमें ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ये टॉपिक चल रहा है हम लोग का। तो हम लोग आज बस एक क्विक रिवीजन करके देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर जैसे कि अदर एग्ज़ाम भी हैं जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। तो उन लोगों के लिए भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ज्योग्राफी तो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और क्वेश्चंस आजकल डीपर लेवल के आते हैं, डीप से। तो ये जो वीडियोस बनाए जा रहे हैं वो एक्चुअली मेंस के पर्सपेक्टिव से ही बनाया जा रहा है, बट फिर भी पीटी के एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए चलिए आज हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं, देखते हैं क्या है। फर्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, वो था जियोमॉर्फोलॉजी का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और इस वीक हम लोग यही सारा चीज़ भी किए थे। जैसे कि जस्ट एक स्टार्ट देख लेते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में फर्स्ट हम लोग सारा टर्मियोलॉजीज हम लोगों ने करा था, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब आज आप लोगों को याद करना है। देखिए फ्रेंड्स, प्रिपरेशन के दौरान में मेरा मानना है कि आप एक बार पढ़ते हो तो ज़्यादा हम लोग उससे कंज्यूम नहीं कर पाते एक बार में, जब तक कि आप उसे बार बार रिवीजन ना करो। हाँ, और मैं ये भी नहीं कह रही कि रिवीजन बस एक ही दिन करना है, लाइक सैटरडे को। रिवीजन आपको हर दिन करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने मंडे है, आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, आप एक वीडियोस देखते हैं, उसे नोट्स बनाया आप लोगों ने, लेकिन हाँ शाम के टाइम में एक बार रिवीजन जरूर करना है ताकि वो याद रह जाए। और सैटरडे क्यों रिवीजन डे, ऐसा क्यों है, सैटरडे को नया क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए क्योंकि हफ्ते भर का सारा चीज़ हम लोग को आज पूरा अच्छे से रट के याद कर लेना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान ये स्ट्रैटेजी अपनाया था और इससे काफ़ी हेल्प मिला मुझे चीज़ों को याद रखने में बहुत दिनों तक। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए फ्रेंड्स, पढ़ना बहुत कुछ है, पढ़ना बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे रिटेन करना। पढ़ तो हम लोग लेते हैं, नए 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 चीज़ पढ़ लिए, नोट्स भी बना लिए, लेकिन कितने दिन तक वो याद रहा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप एग्ज़ाम से पहले ही आपका प्रिपरेशन अगर बहुत तगड़ा हो, अगर आप लोगों ने सारा कुछ अच्छे से पढ़ के याद किया हुआ है, तो एग्ज़ाम्स बहुत मुश्किल्स नहीं होते, ठीक है। तो देखते हैं आज हम लोग डेंसिटी, वोल्केनिक इरप्शन, इग्नियस इंट्रूजन, ये सारा एक टर्मियोलॉजी था। इससे क्वेश्चंस वैसा नहीं पूछा जाएगा कभी भी। हाँ, इस पोर्शन से कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के बन सकते हैं कि प्रेशर, अगर हम लोग अर्थ के अंदर जाते हैं तो कैसे उसमें बदलाव होता है, चाहे टेम्परेचर में क्या बदलाव होता है। तो ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में हो सकता है। एडवर्ड स्वेस, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु डिवाइडेड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इनटू 3 लेयर्स लाइक सियाल, सीमा एंड निफे, ये किसने डिवाइड किया है? तो एडवर्ड स्वेस, ऐसे ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 3-4 जोग्राफर का नाम दे देगा और उसमें से एक जो है वो आंसर होगा। तो ये सारा को आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। फिर इधर देखो होम्स, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने 2 स्कीम दिया, ठीक है, किसने 2 स्कीम दिया है। फिर सेकेंड स्कीम के बारे में कुछ पूछ सकता है कि क्रस्ट और सबस्ट्राटम ये किस में है। तो ये सब जस्ट एक एमसीक्यू टाइप का है, बस याद रखना है आप लोगों को। इधर फोकस, एपिसेंटर, ये सबसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। हाँ, फिर ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से, पी वेव्स, लॉन्ग वेव के बारे में, पी वेव्स, प्राइमरी वेव, एस वेव, इससे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कौन सा वेव्स है जो कि लिक्विड में डिसअपियर हो जाता है। हम लोगों ने देखा था ना कि एस वेव्स जो है वो बस सॉलिड में ही ट्रैवल करेगा और लिक्विड में वो डिसअपियर हो जाता है। पी वेव्स का भी एक अलग ही कहानी है। तो ये सबसे कुछ क्वेश्चंस रह सकता है। इधर आगे देखते हैं, ये सारा टॉपिक्स अगर आप लोगों ने वीडियोस बहुत अच्छे से देखा है, नोट्स बना के अच्छे से पढ़ाई की है,
तो काफ़ी इजी लग रहा होगा कि ये सारा चीज़ तो बहुत ही इजी है और ये आराम से हो जाएगा। फिर आगे मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थ का एक्चुअल में अर्थ के अंदर के बारे में जानना है कि क्या क्या परत है, क्या लेयर्स है, तो वो हम लोगों को सिस्मोलॉजी से ही पता चलता है। और इसमें पी वेव्स और एस वेव्स काफ़ी हेल्प करता है बताने में। और उसके अकॉर्डिंग फाइनली अर्थ को डिवाइड किया गया था क्रस्ट मैंटल कोर में, और क्रस्ट मैंटल कोर भी हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके थे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या मैम ये याद करना जरूरी है, एवरेज डेप्थ डेंसिटी? नहीं, ज़रूरी नहीं है, बट एकदम एग्जैक्ट फिगर याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक रफ आइडिया ज़रूर होना चाहिए ताकि आप खुद से माइंड में सोच सको कि हाँ इतना दूर इतना डिस्टेंस तक क्रस्ट है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो मेंटल कहाँ तक है। इसलिए एक रफ आइडिया ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा। लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा एलिमेंट्स होता है, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे हम लोगों ने देखा था क्रस्ट के बारे में कि क्रस्ट को कैसे फाइनली डिवाइड किया, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट में। ये मैंने उस दिन भी बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर MCQ एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। पूछ देगा कि कोनोडाट डिसकंटिन्यूटी क्या है या फिर कहाँ पे है, किसके किसके बीच में है, क्रस्ट या मैंटल के बीच में या मैंटल या कोर के बीच में है, ये क्वेश्चंस रह सकता है। फिर आगे देखो क्रस्ट को डिवाइड करते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। फिर इधर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 3 लेयर से बना हुआ है, सेडिमेंट्री लेयर, ग्रेनाइट लेयर, बेसाल्टिक लेयर, ये सब। फिर इधर आते हैं फिर ओशियनिक क्रस्ट में, उसके बारे में थोड़ा बहुत है। इधर मैंटल, फिर मैंटल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को आई थिंक यू कैन गेस, मोर डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये है। फिर आगे इधर मैंटल का क्लासिफिकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लो वेलोसिटी जोन। ये भी MCQs में बन सकता है कि लो वेलोसिटी जोन किस लेयर में आता है, क्रस्ट में, मैंटल में या कोर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इधर। फिर आगे देखते हैं कोर के बारे में। तो यहाँ से अगर मेंस का क्वेश्चन देखा जाए तो वैसा कुछ क्वेश्चंस नहीं है, वैसे एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि चूंकि आप लोग अभी प्रिपरेटरी स्टेज में हो, इनिशियल स्टेज में हो, तो एक बार ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए, आप लोगों को खुद से लिख के देखना चाहिए। देखिए ज्योग्राफी जो है वो जस्ट लाइक साइंस है, उसमें बहुत कुछ आपको आंसर्स फॉर्म नहीं करने होंगे कि इंट्रोडक्शन क्या लिखे, कंक्लूजन क्या लिखे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। वॉट एवर द क्वेश्चन इज डिमांडिंग यू हैव टू राइट दैट ओनली, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि कुछ हम लोग को फॉर्म करना या फिर सोच के कुछ लिखना है लाइक अदर सब्जेक्ट्स। तो मान लीजिए खुद से अगर आप क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, अगर क्रस्ट मैंटल कोर के बारे में एक शॉर्ट नोट्स लिखना हो, तो मेरा ये कहना है कि अगर आप आप लोग रिवीजन आज कर लेते हो, तो कल संडे को या फिर कभी भी बैठ के एक शॉर्ट नोट्स लिखने का कोशिश करो। शॉर्ट नोट्स लिखने का कोशिश करो कि कैसे, मतलब हम लोग अगर आता है, इससे क्या होगा कि लिखने का प्रैक्टिस होगा आप लोगों को। क्रस्ट के बारे में क्या लिख सकते हैं, मैंटल के बारे में क्या शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आ जाता है लिखने के लिए, क्योंकि BPSC में ये क्वेश्चन आता है कभी कभी शॉर्ट नोट्स। खैर क्रस्ट मैंटल कोड नहीं आएगा, बट फिर भी एक प्रैक्टिस के लिए मैं कह रही हूँ कि इसे एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा लिख करके। क्रस्ट मैंटल कोड कि अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो क्या पढ़ा है और क्या सीखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा करती थी और इससे लिखने का प्रैक्टिस बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये ओरिजिन ऑफ क्रस्ट, इससे अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ क्रस्ट रिगार्डिंग वेरियस थ्योरीज, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ क्रस्ट रिगार्डिंग वेरियस थ्योरीज, तो आप लोग इसमें आराम से आई थिंक लिख सकते हो। सबसे पहले तो क्वेश्चन अगर क्रस्ट पे है तो कैसे लिखना चाहिए इसका आंसर, तो सबसे पहले इसमें एक क्रस्ट के बारे में आप लोग जानते हो अभी कि हाउ वी हैव गॉट टू नो दैट देर आर 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मैंटल, कोर, ड्यू टू सिस्मोलॉजी। ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू P&S वेव्स, उसके बेसिस पे क्रस्ट अर्थ को फाइनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसके इंटीरियर को।
क्रस्ट मेंटल कोर में फिर आप क्रस्ट के बारे में लिखोगे कि क्रस्ट जो है फर्स्ट लेयर है, उसका डेप्थ ये है, थिकनेस है, ऐसे ऐसे जो भी है वो लिख दोगे जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन। फिर सेकेंड पैरा से हम लोग लिखना शुरू करेंगे ओरिजिन ऑफ क्रस्ट के बारे में। तो ओरिजिन ऑफ क्रस्ट में सीधा वो पूछा है कि कैसे, इसको आपको थ्योरीज के रिगार्डिंग बताना है। तो बस आप लोग बताओगे कि थ्री थ्योरीज हैव बीन पोस्टुलेटेड और सारे थ्योरी को अलग अलग करके एक्सप्लेन कर देना है। होमोजीनियस थ्योरी लिख करके जो थ्योरी है वो लिखेंगे आगे। और हाँ, ज्योग्राफी में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना अच्छे से एग्जाम में बनाते उतना फ़ायदा होगा। तो जैसे मैंने नोट्स बनाया है, जस्ट वो कह सकते हो कि मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग का फॉर्मेट भी दे रही हूँ, तो बस ऐसे ही लिखना है। थ्योरी यहाँ पे लिख दिए, हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा, हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद डायग्राम बनाना है, फिर लिखना स्टार्ट कर देंगे जो भी है। होमोजीनियस थ्योरी में क्या है वो कंप्लीट हो गया। ये सारा डायग्राम्स होना चाहिए, इससे आंसर अट्रैक्टिव दिखता है। कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी, उसमें भी डायग्राम बना देंगे। फिर इधर नॉन कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी, और उसके बाद फिर लास्ट में ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि नन ऑफ द थ्योरीज इलस्ट्रेट द ओरिजिन ऑफ द क्रस्ट रैशनली बिकॉज द ओरिजिन ऑफ द क्रस्ट इज रिजल्ट ऑफ वेरियस इवेंट्स। ये जरूर ऐड करना है लास्ट में कि ऐसे तो थ्योरी दिया गया है लेकिन कोई भी थ्योरी में नहीं कह सकते हैं कि कौन सा सही है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग अच्छे से अगर इस वीडियो को देखा है प्रीवियस वीडियोस को, तो ये आंसर आप लोग आराम से कर पाओगे। ठीक है, आगे ये सारा पॉइंट्स याद करने का ज़रूरत नहीं है कि कितना किसका परसेंटेज है, बस ये याद कर लेना है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, और एक बेसिक कैलकुलेशन कि हाँ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है। ये एक बेसिक एक रफ फिगर जो है वो माइंड में होना चाहिए। आगे फिर रॉक्स के बारे में अगर एक शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग लिख करके देखो आज की क्या है, तो बस कुछ नहीं, जो मैंने दिया है नोट्स उसी को बस याद कर लेना है और लिख लेना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं, अलग से एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। इसके बाद फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है, कैसे एक स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है लैंडफॉर्म्स को। ठीक है, इधर हम लोग टोपोग्राफी के बारे में जाने कि टोपोग्राफी किसे कहते हैं, डेक्कन ट्रैप कैसा है, तेलंगाना प्लेट्यू कैसा है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है। इधर पार्टलैंड टोपोग्राफी के बारे में पढ़े थे हम लोग। फिर इधर म्यूसा एंड बट, क्यूस्टा टोपोग्राफी, ये सारा कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को। अगर इससे मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग आंसर कर पाओगे। अगर शॉर्ट नोट्स अगर पूछता है कि व्हाट इज़ टोपोग्राफी एंड कुछ एग्जाम्पल दे करके इसको एक्सप्लेन करें, ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन, वैसे नहीं आता है क्वेश्चन, ये आएगा भी नहीं, बट फिर भी अगर कोई दूसरे एग्जाम में भी दूसरा एग्जाम हो, बीपीएससी में तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन, बट अगर मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम हो उसमें अगर पूछता है तो आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। बस कुछ नहीं, जो नोट्स दिया है उसे याद कर लो और वही आंसर लिख देना है। उसको इधर रिलीफ एंड स्लोप, टाइप्स ऑफ रिलीफ, यहाँ से वैसा कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इंपॉर्टेंट। ये थॉर्नब्यूरी और गिलबर्ट का जो ये है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आ सकता है, तो इसको ज़रूर से अच्छे से देख लीजिएगा। ये सब टारगेटेड एरिया होता है। और अगर मेंस का तो इतना ये क्वेश्चन मेंस में नहीं बनेंगे। फिर इधर एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ये भी मैंने पूरा आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा भी है, देखिएगा आप लोग। डिस्कस द कॉजेटिव मैकेनिज्म ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड देयर रोल इन शेपिंग लैंडफॉर्म्स। ये हम लोग इसका क्वेश्चंस आगे पढ़ेंगे जब पूरा पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। व्हाट आर डायस्ट्रोपिक फोर्सेस, डिस्कस द रिलेटेड लैंडफॉर्म्स। ये हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग देखेंगे। अभी बस हम लोग ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स तक। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, वो मेनली आज रिवीजन डे है। ये तो मैंने ज्योग्राफी का आप लोगों को मैं बता रही हूँ। अदर सब्जेक्ट्स भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स, फिर ज्योग्राफी है। तो मेरा ये सजेशन है, ये पर्सनल सजेशन है, आप लोग एक बार करके देखो, आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। पूरे 5 डेज़ हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करना है।
जो भी टॉपिक्स है उसको अच्छे से उस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। लेकिन लास्ट जो एक डे होता है, मतलब सैटरडे वीकेंड, इसमें हम लोगों को पूरे 5 डेज हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसे एक बार रिवाइज ज़रूर करना है, और बार बार रिवाइज करेंगे तभी वो 100% माइंड में जा कर के आएगा। नहीं तो रिवीजन नहीं करने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आप पढ़ते जाओगे और उसे आप भूल जाओगे। उसके बाद अब आते हैं संडे को। पढ़ाई जो है वो बहुत करनी है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन इसे बोरिंग बना के नहीं पढ़ना है। पढ़ रहे हैं, बहुत प्रेशर लेके पढ़ाई कर रहे हैं, होगा नहीं होगा, क्या होगा, पूरा हर दिन पढ़ते जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि फ़न की तरह पढ़ाई करो, खेल खेल में सारा चीज़ निकल जाता है। पढ़ाई भी अच्छा लगने लगता है, मज़ा भी आने लगता है, और ये भी रहता है कि अब आगे क्या पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने ऐसा प्लान बनाया था अपने स्टडीज़ के टाइम में, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना होता है, तो पढ़ने के लिए कुछ तो अब ऐसा करना होगा जो कि इंटरेस्टिंग हो जाए पढ़ाई। तो 5 डेज़ का मेहनत, सैटरडेज़ का रिवीजन, और संडे को क्या करना है, मस्ती। संडे को मस्ती करना है, मतलब संडे कल मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे अपने आप को नेक्स्ट वीक के लिए रिचार्ज करना है, ताकि फिर से एक वीक बहुत मन लगा के पढ़ाई कर सके। और अभी तो खैर हम लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं ज्योग्राफी में। जब हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे तो मैं एक एक 2 क्वेश्चंस आप लोगों को संडे के लिए दूंगी, ताकि आप लोग वीक में जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ताकि संडे को एक 2 क्वेश्चंस कम से कम प्रैक्टिस कर सको बैठ करके। पता है ज्योग्राफी जो है वो बहुत इजी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं, पढ़ना तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन इजी इस सेंस में है क्योंकि बहुत काफ़ी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी मैं नोट्स बना रही हूँ, बता रही हूँ, बस उसको एज इट इज़ याद करके आप लोगों को आंसर लिख देना है। और अभी से अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना तो बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, बहुत मज़ा आएगा, और लगेगा कि आराम से खेल खेल में एक सब्जेक्ट निकल गया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी तो हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने ज़्यादा आगे बढ़ा भी नहीं है, लेकिन कुछ दिन आगे हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद सैटरडे को रिवीजन करना है, और संडे को 2 क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करना है, वो भी मेंस का। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही है, और आगे आप लोग आज दिन भर रिवीजन करो, इसके लिए ऑल द बेस्ट। और आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, अभी तो एग्ज़ाम का मंथ ही आने वाला है जिसमें बस एग्ज़ाम्स हैं, तो अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करते रहो। एंड माई विशेस एंड ब्लेसिंग्स विथ यू ऑल ऑलवेज। ठीक है फ्रेंड, तो फिर इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।